ऐसे 2-3 दिन मौनी सुमित के सामने नहीं आई, अगर आई भी तो चुप रही। अब उसे 4 दिन तक देखने के बाद सुमित एक शाम जब सब हॉल में बैठे थे तो अपना सारा सामान बांधकर नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर सब सुमित की ओर देख रहे थे, जैसे वह कहाँ जा रहा है। सुमित सीधे राजेंद्र जी के सामने आकर खड़ा हो गया। राजेंद्र जी भी सुमित की ओर देख रहे थे। तो सुमित ने कहा, ससुर जी, मैं अब हैदराबाद वापस जाना चाहता हूँ। इस पे शारदा जी ने कहा, क्या कह रहे हो दामाद जी? वहाँ मौजूद सभी सुमित को आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि मौनी के साथ आए बिना वो हैदराबाद नहीं जाएगा। ये कहने वाला आज ऐसे ही जा रहा है। आपकी बेटी जब मेरे साथ आने को तैयार नहीं है माँ, तो मैं यहाँ और कितने दिन रहूँ? मैं उसके लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँ, फिर भी वो मेरे साथ नहीं आएगी। मैंने गलती की, ये मैं मान रहा हूँ। मैंने उसके मामले में बहुत लापरवाही बरती। मैंने उसकी परवाह नहीं की। सच में यह मेरी गलती थी। उस गलती का प्रायश्चित भी मैंने इतने दिन भोगा। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी। उसे अभी भी मुझे माफ़ कर देने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए वो मेरे साथ ना आकर यहीं रहना चाहती है। अब मैं भी मौनी के रास्ते में नहीं आना चाहता। माँ जी, उसे अपनी मर्जी से रहने दीजिए। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। सुमित ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से मौनी की आवाज़ सुनाई दी, रुकिए राम जी। कदम आगे बढ़ाने से पहले वो मौनी की आवाज़ सुनते ही वहीं रुक गया। मैं भी उनके साथ अपने घर जाऊंगी बड़ी माँ। मौनी ने तब मुंह खोला। उस बात पर वहाँ मौजूद सभी लोग खुशी महसूस कर रहे थे, जबकि सुमित अपने अंदर ही खुशी के मारे नाच रहा था। शारदा जी ने कहा, बेटी, क्या अब तुम्हारे पति पर तुम्हारा गुस्सा कम हुआ? जैसे ही उन्होंने तुम्हें छोड़ने की बात कही, तुम्हारा प्यार उमड़ आया। मैं भी उनके साथ जाऊंगी बड़ी माँ, मौनी ने एक बार फिर कहा। शारदा जी बोली, पहली बार तो बिना किसी के तुम्हारी शादी हुई और सब कुछ हो गया, लेकिन इस बार हम तुम्हें पूरी व्यवस्था के साथ तुम्हारे ससुराल छोड़कर आएंगे। इसलिए तुम दोनों कल तक धैर्य रखो। कल तुम अपने ससुराल जाना और तुम अपने पति को कमरे में ले जाओ। हाँ दामाद जी, हम मौनी को खुद आपके घर छोड़ेंगे। कल तक धैर्य रखो। कल हम सब मिलकर हैदराबाद जाएंगे। शारदा जी के ऐसा कहने पर सुमित ने कहा, ठीक है माँ जी, मौनी अपने पति को अपने साथ ले जाओ। शारदा जी के ऐसा कहने पर मौनी बोली, आइए राम जी। लेकिन सुमित मौनी के कमरे में न जाकर अपने कमरे में चला गया, तो मौनी भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में गई और पूछा, क्या हुआ राम बाबू? मैंने आपको वहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन फिर आप यहाँ क्यों आ गए? सुमित ने जवाब दिया, तुम ही तो मुझसे बात करना छोड़ दी थी। अगर मैं तुम्हारे कमरे में जाता तो किस मुँह से तुम्हें अपने पास आने के लिए कहता? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे बहुत शर्म आ रही थी और मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पा रही थी। अगर मैं नहीं आई तो क्या हुआ, आप तो आ सकते थे, फिर आप मुझसे दूर क्यों रहे? मौनी ने पलटकर सवाल किया। सुमित ने मौनी को अपनी ओर खींचते हुए कहा, सब कुछ हो जाने के बाद भी शर्म? मौनी ने सुमित की शर्ट का बटन खींचते हुए कहा, शर्म तो होगी ही ना। जब मैं होश में नहीं थी और खुद ही आप पर गिर पड़ी और आपको उकसाया, क्या उसे देखकर मुझे शर्म नहीं आएगी? सुमित बोला, ओए, तुम ऐसा महसूस मत करो। मुझे तुम्हारे ऐसा करने से और भी खुशी हुई। मैंने उसे गलत नहीं समझा। अगर तुम ऐसा और करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पता है। वरना अगर तुम उस तरह नहीं पीती तो हमारे बीच दूरी बनी रहती। तुमने ही हम दोनों के बीच की दूरी मिटा दी और मेरे लिए अपना प्यार और बढ़ा दिया। सच में आपको कुछ भी गलत नहीं लगा? मौनी ने मासूमियत से पूछा। सुमित मौनी की मासूमियत पर हल्की हंसी हंसा और मौनी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, ओए मूर्ख, अगर तुम इस तरह आओगी तो मुझे गलत क्यों लगेगा? मुझे तो और भी खुशी होगी। तुम इसे मन में रखकर उदास मत हो। सच में मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे ऐसा करने से ही हमारे बीच की दूरी मिट गई। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे भाई ने मुझे तुमसे दूर करने के लिए खूब धमकाया था। अब मैंने तुम्हें उसी के घर में अपने पास कर लिया। मुझे अपनी ससुराल बहुत रास आई। मैं तो बहुत खुश हूँ। मौनी ने पूछा,
सच में? क्या हम कल घर वापस जाएंगे? सुमित बोला। तुम मुझे और कितने दिन ससुराल में रहने के लिए कहोगी? वहाँ डैडी अकेले सब कुछ देखने में परेशान होंगे। लोहित भी यहीं है। यहाँ ऑफिस का काम भी पूरा हो गया है। अगर मैं नहीं गया तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा आने का मन नहीं है तो बताओ, तुम्हारी मर्जी, जितने दिन चाहो यहाँ रहो और बाद में आ जाना। मैं तो जा रहा हूँ। इतने करीब आने के बाद मैं तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ राम जी? मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊँगी। यह कहकर मौनी ने अपना चेहरा सुमित की सीने से लगा दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। सुमित धीरे से हंसा और बोला, इतने महीनों बाद फिर से इतनी करीब आई हो बदमाश लड़की। अपने घर आने के बाद तो तुम मुझे बिल्कुल भूल ही गई थी। यह कहकर उसने मौनी को छेड़ा। मौनी बोली, मैंने आपको कभी नहीं बुलाया राम जी, आप ही मुझे भूल गए और मुझे यहाँ तक ले आए। तो सुमित बोला, मैं तुम्हें फिर कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ। सॉरी मौनी, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे फिर कभी कोई गलती नहीं होगी और मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखूँगा। मैं तुम्हें किसी की बुरी नज़र नहीं लगने दूंगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? मौनी बोली, थैंक यू मेरी जान। यह कहकर सुमित ने मौनी को कसकर गले लगा लिया और आज दूसरे दिन फिर से दोनों एक दूसरे में समा गए। सुमित के बिना किसी बाधा के मौनी उसमें घुल मिल गई। इतने उतार चढ़ाव और इतने सालों की दूरी के बाद उनका मिलन बहुत मधुर था। इतने दिनों की उनकी दूरी को मिटाकर वे इतने करीब आ गए कि हवा भी उनके बीच से नहीं गुजर सकती थी। सुमित और मौनी एक हो गए। शाम को उनके कमरे के बंद दरवाजे अगली सुबह तक नहीं खुले। अगली सुबह भी मौनी के ऊपर लेटे हुए सुमित को मौनी ने गुस्से में 4 थप्पड़ मारे। ओह, तुम्हें क्या हुआ जो तुम मुझे इस तरह मार रही हो? मौनी बोली, तो क्या करूँ, कल शाम से जो तुमने शुरू किया और अब एक अगले दिन की सुबह हो गई, फिर भी तुम्हें समय का पता नहीं चल रहा। तुम मुझे अपने नीचे दबा रहे हो। मौनी ने रोते हुए कहा। बेचारी थकी हुई मौनी का चेहरा देखकर सुमित धीरे से हंसा और बोला, सॉरी, मेरा तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो बताओ मैं क्या करूं? इसलिए पति के कहने पर पास आने देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ऐसा ही होगा। ज़्यादा उतावलापन ठीक नहीं। यह कहकर उसने मौनी के माथे पर प्यार से चूमा और उसके बगल में सो गया। मौनी बोली, चाहे कितनी भी बेचैनी हो, क्या तुम मुझे इस तरह बिस्तर से उठने नहीं देना चाहते और मरीज बना देना चाहते हो? तो सुमित बोला, ओए, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अभी तो शुरू हुए 2 दिन भी नहीं हुए। मैं तुम्हें अभी से बिस्तर पर क्यों रहने दूँगा? आगे तुम्हारे साथ अभी बहुत काम है। जब तुम प्रेग्नेंट होगी तब तुम खूब आराम करना। तब मैं तुम्हें जितना कहोगी उतना आराम दूँगा। उस बात पर मौनी के चेहरे पर अनजाने में ही शर्म आ गई। सच में अगर उन दोनों के बच्चे हो जाए तो उनकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होगी। यह सोचकर वह उससे लिपट गई और बोली, सच में उस पल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ राम जी। अगर तुम इसी तरह मेरा साथ देती रही तो वे जल्दी आ जाएंगे। थोड़ी देर और सो जाओ। अभी तक थक गई थी, चिल्ला रही थी और अब बातें कर रही हो। यह कहकर उसने मौनी को अपने सीने पर ही सुला लिया। अब ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशियाँ उन दोनों के चेहरे पर ही सिमट आई है। सारे दुख भूलकर वे सुकून से एक दूसरे से लिपटकर सो गए। सुमित और मौनी इस तरह सोते हुए उन्हें फिर दोपहर में नींद खुली। मौनी से पहले सुमित की नींद खुली। वह जाकर फ्रेश हुआ और आकर धीरे से मौनी को जगाया। प्लीज़ राम जी, बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर और सोऊंगी। यह कहकर मौनी एक तरफ मुड़कर खुद को समेटकर सो गई। ओए, दोपहर हो गई है, थोड़ा कुछ खाकर सो जाना। कल से हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। घर वाले परेशान होंगे। लंच करके आकर फिर से सो जाना। उठो भी। यह कहकर सुमित ने मौनी को ज़बरदस्ती उठाया और वॉशरूम में ले गया। सुमित के जोर देने पर फ्रेश होकर कपड़े पहनकर दोनों नीचे गए तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ शारदा जी थी। अपनी बेटी और दामाद को देखकर उन्हें कुछ नहीं कहा, बस उन्हें खाना परोसा और अपने कमरे में चली गई। मौनी ने भी थोड़ा खाया और कहा, अब मुझसे नहीं होगा राम जी, प्लीज़, बहुत नींद आ रही है, रात भर नींद नहीं आई। यह कहकर 2 बाइट खाकर फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। अब सुमित को नींद नहीं आ रही थी।
तो वो अभी कमरे में गया और आदित्य को कॉल किया। कहाँ हो साले? हमारा आदित्य बाबू अर्चना के साथ अच्छे रोमांस में था कि कॉल आने पर उठाकर पूछा, क्या है? सुमित ने पूछा, कहाँ हो? आप तो ऑफिस छोड़कर घर में बैठे होंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। सर, हमें रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है, आदित्य ने व्यंग से कहा। तो सुमित बोला, तुम रोज़ ऑफिस क्यों जाते हो? हमें पता है अर्चना रोज़ ऑफिस आती है, इसलिए तुम जाते हो, वरना तुम कब जाते। ऊपर से अब अर्चना भी वहीं है, यह भी मुझे पता है, लेकिन फालतू बातें मत करो। सब कुछ वहीं रहकर देखने की तरह बताने वाले सुमित की बातों पर आदित्य शांत हो जाता है। फिर सुमित बोला, ठीक है, अब शांत क्यों हो गए? कल सुबह मैं हैदराबाद के लिए निकल रहा हूँ, सब ठीक है ना? आदित्य ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। ओके। सुमित ने सबके लिए अपना प्राइवेट जेट तैयार रखने को कहा। शाम को मौनी धीरे से उठी तो सुमित उसे काम करते हुए दिखाई दिया। मौनी उठी और समय देखा। अरे, मैं अभी तक सो रही थी। वो वॉशरूम गई और मुंह धोकर आई और पूछा, राम जी, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आऊँ? अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ, वरना नौकरानी से कहो, सुमित ने कहा और वह काम करता ही रहा। कोई बात नहीं, अब थोड़ा बदन दर्द कम हो गया है, मैं जाकर कॉफ़ी ले आती हूँ। मौनी नीचे चली गई। जैसे ही मौनी किचन में गई, शारदा जी भी वहीं थी। उन्होंने मौनी को देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी, अभी उठी हो? बड़ी माँ, नींद आ गई थी, अभी उठी हूँ। उन्हें कॉफ़ी चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ बैठो बेटी, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। उन्होंने मौनी को किचन के काउंटर पर बैठने को कहा। मौनी के बैठने के बाद उन्होंने पूछा, अब तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना मौनी? मौनी ने असमंजस में कहा, क्या मतलब बड़ी माँ? वही बेटी, क्या तुम और दामाद एक हो गए हो ना? हाँ बड़ी माँ, मौनी ने थोड़ा धीरे से कहा। तुम्हारे चेहरे से ही समझ आ रहा है बेटी, अब तुम दोनों के बीच ऐसे झगड़े नहीं होंगे, है ना? अपनी ज़िंदगी में अब तक जो भी दुख और झगड़े आए, उन्हें भूल जा बेटी। अब अपने पति के साथ मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करो। इसके जीवन में झगड़े और दुख नहीं होते बेटी। दामाद जी ने कुछ गलत या भूल की होगी, लेकिन उन्होंने उसे समझ लिया है और तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं, है ना? तुम भी अब से दामाद जी के साथ अच्छे से रहना बेटी। अगर तुम शादी होते ही अपने पति के साथ अच्छे से रहती तो तुम दोनों के बीच इतने झगड़े नहीं होते। पति पत्नी का बंधन मजबूत होना चाहिए और उसके लिए दोनों को एक होना पड़ता है बेटी। पति और पत्नी दोनों के प्यार को जताने का यही एक अच्छा तरीका है। और अगर तुम अपनी मर्जी से चलती रहो और वह अपनी मर्जी से चले, तो तुम दोनों कब करीब आओगे? तुम दोनों कब खुलकर बात करोगे? जब तुम दोनों मिलकर बात करोगे तभी तो झगड़ा शांत होगा और एक दूसरे के मन की बात पता चलेगी। अगर तुम अपनी बात पर अड़ी रहोगी और वह अपनी बात पर अड़ा रहेगा तो बंधन टूटेगा, मजबूत नहीं होगा मौनी। यह सब तुम्हें बताने के लिए मैं नहीं सोचती कि तुम अभी भी छोटी बच्ची हो। अब तो अपने पति को समझो और उनके अनुसार चलो। वह पहले जैसा नहीं है ना? वो वैसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे तुम्हारा प्यार नहीं मिला। पत्नी को पति को समझना चाहिए और पति को पत्नी को समझना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे को समझेंगे तभी तुम्हारा घर सुचारू रूप से चलेगा। समझ गई ना? अब से सुमित की पसंद के अनुसार चलो मौनी। अपने सास ससुर और देवर सबका अच्छे से ख्याल रखना। अब तुम उस घर की बड़ी बहू हो, सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे ऊपर होंगी। अगर आज रूपा होती तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाती, लेकिन उसकी किस्मत में यह नहीं था। शारदा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी माँ की जगह पर रहकर तुम्हें बता रही हूँ, अपने ससुराल में अच्छे से रहना। शारदा जी ने मौनी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। उनकी बातों से मौनी भी रोने लगी और शारदा जी को गले लगाकर कहा, मैं ठीक रहूँगी बड़ी माँ, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मौनी रोते हुए बोली। शारदा जी को भी अपनी बेटी के ससुराल जाने का बहुत दुख हो रहा था। इतने दिनों तक उनके साथ रहने के बाद अब अचानक उनके चले जाने से वह बेहाल थी। बचपन से ही शारदा जी को मौनी से बहुत प्यार था। शारदा जी भी उसकी बातों को सुनकर रोने लगी। बेटी, तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरी इच्छा है, उन्होंने मौनी को प्यार से गले लगाते हुए कहा। मौनी को भी इन सबको छोड़कर जाना दुखद लग रहा था।
पल भर में सारे रिश्ते दूर हो गए। ऐसा लगा उसके माता पिता की जगह लेने वाले बड़ी माँ और बड़े पापा वापस आ गए, साथ ही भाई और बहन भी। इतने दिनों तक भी उसे माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी और आगे भी ध्यान रखेंगे। अब उसका भी मायका है। यह सोचकर मौनी खुशी और थोड़े दुख के साथ रोती रही। जब वे दोनों इस तरह रो रहे थे तभी राजेंद्र जी, आदित्य और दिव्या वहाँ आए और देखते रहे। शारदा, बेटी को यहाँ से खुशी खुशी भेजना चाहिए, लेकिन क्या तुम उसे इस तरह रोते हुए भेजोगी? ऊपर से वह रो रही है और तुम्हें उसे चुप कराना चाहिए, लेकिन तुम भी रो रही हो। राजेंद्र जी ने बड़ी बेटी को अपने पास ले आया, जिस राजेंद्र जी ने उसे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मौनी उसे पकड़कर भी बहुत रोई, फिर आदित्य और दिव्या को भी पकड़कर रोई और कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। तुम्हें जब भी हमें देखने का मन करे हम तुम्हारे सामने होंगे बहना। तुम बस एक फ़ोन करना। तुम्हें जब भी यहाँ आने का मन करे मुझे बस एक फ़ोन करना, मैं तुम्हें यहाँ वापस ले आऊँगा। और अगर वह कोई ज़्यादा हरकत करे तो मुझे बताना, हम दोनों मिलकर उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। आदित्य ने पूछा, लेकिन कल जाने के लिए सब तैयार है ना? कल सुबह की फ्लाइट है। यह सुनकर उस रात सबने साथ में डिनर किया और जल्दी सो गए, क्योंकि उन्हें सुबह हैदराबाद जाना था। अगले दिन सुबह मौनी ने सुमित का सामान तैयार कर दिया, इसलिए सुबह सब उठकर फ्रेश हो गए। एक एक करके सब फ्रेश होकर हॉल में आए और नाश्ता करके कारों में एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और वहाँ से हैदराबाद चले गए। वहाँ एयरपोर्ट पर पहले से ही 2 कारें उनका इंतजार कर रही थी। वे कारें श्रीकांत जी के घर के लिए रवाना हो गए। अपनी बहू के आने की खबर सुनकर मानसा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब कुछ हो जाने के बाद मौनी का मन कितना दुखी हुआ होगा। एक औरत होने के नाते मानसा जी भी समझती थी मौनी फिर से सामान्य हो पाएगी या नहीं, वह फिर से सुमित के पास आएगी या नहीं, यह सोचकर वह बहुत दुखी रहती थी। अब उन दोनों के बीच के सारे झगड़े शांत हो गए हैं और वे एक हो गए हैं, यह सोचकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी और वह अपनी बहू के घर आने का इंतजार कर रही थी। उनकी प्रतीक्षा सफल हुई और मौनी के घर में प्रवेश करते ही मानसा जी अपनी बहू को गले लगाकर रो पड़ी। कैसी हो मौनी? क्या तुम अपनी सास को पूरी तरह से भूल गई हो? इसलिए तो तुमने एक फ़ोन तक नहीं किया। उसने सब कुछ किया तो इसमें हमारी क्या गलती थी बेटी? क्या तुम्हें लगता है कि इस आंटी और अंकल के बिना तुम अकेली हो? अगर तुम राम को नहीं चाहती तो क्या हम भी तुम्हारे लिए पराये हो गए? लोहित ने कहा, माँ, जो कुछ भी हुआ वह हो गया। भाभी अब हमारे घर आ गई है ना, वह सब भूल जाओ और खुश रहो, लेकिन फिर से उन बातों को लाकर भाभी को दुख मत पहुँचाओ। सबने एक दूसरे को नमस्ते कहा और मुलाकात की। श्रीकांत जी ने राजेंद्र जी, शारदा जी और सभी को घर के अंदर आने के लिए कहा और नौकरानी से जूस मंगवाकर सबको दिया। फिर राजेंद्र जी और शारदा जी ने भी उनसे बातें की और आदित्य और दिव्या का परिचय उनसे करवाया। दिव्या आगे बढ़कर अपने सास ससुर के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती है। लोहित दिव्या को देखकर मन में सोचता है, अरे बाप रे, मैं तो सोच रहा था ये तो मेरी माँ और पिताजी के सामने भी नहीं झुकेगी, और हंसता है। दिव्या बोली, अब इन दोनों के झगड़े और समस्याएं खत्म हो गई है, अब दोनों ठीक है। राजेंद्र जी ने उनको बीच में टोकते हुए कहा, आगे भी ऐसे ही रहना चाहिए। अगर आपका लड़का आगे से ऐसी कोई बेवकूफ़ी करे तो मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं रखूँगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। उस बात पर श्रीकांत जी सुमित की ओर देखते हैं तो वह इधर उधर देखने लगता है। इतने दिनों तक यानी वे अलग रहे, लेकिन अब हम अपने बेटे और बहू को बाहर कहीं नहीं भेजेंगे, अब वे भी हमारे साथ ही रहेंगे। श्रीकांत जी ने उत्तर दिया। राजेंद्र जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक और बात करनी है। हमारी छोटी बेटी दिव्या और आपका छोटा बेटा लोहित दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम उन दोनों की शादी कराना चाहते हैं। अगर आपकी राय भी मिल जाए तो हम जल्द ही उन दोनों की शादी की व्यवस्था करेंगे। श्रीकांत जी ने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम हमारी बात मानोगे, लेकिन तुम भी अपने भाई जैसे ही निकले। तुमने भी अपनी पसंद की लड़की खुद ही चुनी है ना? लोहित बाबू ने कहा, अरे ऐसा नहीं है,
मानसा जी छोटी बहू को देखते हुए बोली, हमें भी लड़की पसंद है भैया जी, इनकी भी जल्दी ही शादी कर देंगे। उस बात से सबके चेहरे पर खुशी छा गई। सुमित बाबू और मौनी के एक हो जाने से सब बहुत खुश थे और जल्दी उनके घर में फिर से शहनाई बजने वाली है, ये सोचकर सब खुश हो रहे थे। उस दिन राजेंद्र जी का परिवार वहीं रुका और श्रीकांत जी के घर का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो जाएगा। दामाद जी, मैंने अपनी बेटी को आप पर भरोसा करके एक बार आपके साथ भेजा तो आपने उसे बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन इस बार उसने फिर से आप पर भरोसा किया है। उसको कोई कष्ट न हो, आपको ही देखना है। अगर इस बार आपकी वजह से मौनी दुखी हुई तो मैं चुप नहीं रहूँगा। उसकी सावधानी से ख्याल और सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। राजेंद्र जी ने बड़े दामाद को 100 बार समझाया। हाँ ससुर जी, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, आपकी बेटी को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, सुमित ने कहा। यहाँ बड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे तो दिव्या लोहित को उसके कमरे में खींचकर ले गई और दरवाज़ा बंद करके उदास होकर बोली, मिस यू, तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। लोहित ने भी दिव्या को गले लगाकर कहा, जाने का मन नहीं कर रहा तो यहीं रुको ना, तुम्हें कौन कुछ कहेगा। मेरी मम्मी मुझे मारेगी अगर शादी से पहले यहीं रुकी तो। अरे कल हमारी शादी के बाद भी तो तुम्हें यहीं रहना है ना। अगर पहले से रहोगी तो मुझे भी तो रोज़ फायदे होंगे। वह हंसा। लोहित की बातों पर दिव्या भी हंस पड़ी और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती। और लोहित के कंधे पर एक थप्पड़ मारकर बोली, मिस यू, और लोहित को गले लगाकर बाय कहा। लोहित बोला, बाय। यह कहकर दिव्या के होठों पर किस करके बोला, मैं तुम्हें रोज़ फ़ोन करूँगा, तुम उदास मत होना। जल्द ही हमारी शादी भी तय हो जाएगी, उसके बाद तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, ठीक है। पहले मैं नीचे जाता हूँ, उसके 10 मिनट बाद तुम आना। लोहित पहले नीचे चला गया और उसके 10 मिनट बाद दिव्या अपना बैग लेकर आती है। दिव्या आकर मौनी को गले लगाती है और कहती है, बाय दीदी, ध्यान रखना, मैं जल्दी तुम्हारे लिए यहाँ आ जाऊँगी। वह अपनी बड़ी बहन से कहती है, मेरे लिए या मेरे देवर जी के लिए। मौनी उसे छेड़ती है। दिव्या शर्माते हुए बोली, हाँ हाँ दीदी, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे देवर जी के लिए भी। मौनी बोली, ठीक है, ध्यान से जाना और बड़ी माँ को परेशान मत करना, ठीक है। अपनी छोटी बहन को हिदायत देकर राजेंद्र जी और शारदा जी को और आदित्य को गले लगाकर बाय कहा। हम ध्यान से जाएंगे बेटी, तुम भी ध्यान रखना। कोई भी परेशानी हो तो हमें तुरंत फ़ोन करना। अच्छे से रहना बेटी, राजेंद्र जी और शारदा जी ने कहा। आदित्य ने भी अपनी छोटी बहन को गले लगाया और कहा, अब से तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होगी बहन, ठीक है। अब कोई भी डर मत रखना, ध्यान से रहना। अपनी बहन के सिर पर प्यार से चूमा और राजेंद्र जी, शारदा जी और आदित्य और दिव्या विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गए। जल्दी दिव्या और लोहित की शादी की तारीख तय होने पर फिर से आएंगे। उनके जाने के बाद सुमित ने मौनी को थोड़ा उदास देखा तो उसे कमरे में ले गया। बहुत दिनों बाद अपने बेटे और बहू को खुश देखकर मानसा जी ने कहा, ये हमेशा ऐसे ही रहे जी, इनके बीच फिर कभी कोई परेशानी या झगड़ा नहीं होना चाहिए। पत्नी इतने दिनों तक दूर रही, इसलिए तुम्हारे बेटे को अकल आ गई। मानसा, वह ठीक रहेगा, तुम ऐसी कोई चिंता मत करो, श्रीकांत जी ने कहा। हाँ, वे खुश रहे, बस यही हमें चाहिए। ठीक है मानसा, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जाता हूँ। लोहित, तुम आ रहे हो ना ऑफिस? श्रीकांत जी ने पूछा। हाँ पिताजी, चलिए चलते हैं। भैया भी आ रहे हैं? उसने पूछा। वो अभी अभी तो आया है, उसे 2 दिन घर पर रहने दो, उसके बाद वह ऑफिस आएगा। तुम जाओ और उसका काम भी कर देना, मेरे बेटे पर सारा काम मत डालना। मानसा जी ने अपने पति से कहा। हेलो, उसका काम हम क्यों करेंगे? वो हमारा ब्रांच नहीं, दूसरा ब्रांच है। अपने बेटे का काम अपने बेटे से करवाइए, वो जितने भी दिन घर पर रहे, हमें कोई नुकसान नहीं। यह कहकर श्रीकांत जी लोहित के साथ चले जाते हैं। मानसा जी अपने कमरे में चली जाती है। मौनी अभी भी उदास थी तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम भी अपनी बड़ी माँ के पास जाओगी? उसने मौनी को बिस्तर पर बैठाकर पूछा। नहीं, लेकिन मैं इतने दिनों तक उनके साथ रही हूँ ना राम जी,
इसलिए थोड़ा दुख हो रहा है, उन्हें छोड़कर रहना होगा और कुछ नहीं। यह कहकर वह सुमित के सीने पर गिर पड़ी और उसे गले लगा लिया। अगर तुम ऐसे उदास रहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब भी तुम्हें उनसे मिलने का मन करे वे यहाँ आएंगे, नहीं तो तुम जाकर मिलकर वापस आ जाना। लेकिन अब उदास मत रहो सोना, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमित ने मौनी के माथे पर किस किया। मौनी ने पूछा, अब हम यहीं रहेंगे ना? सुमित बोला, हाँ, तुम्हें पसंद है ना हमारा यहाँ रहना? मौनी बोली, मुझे यहीं रहना है राम जी। मुझे लगा कि आप हमारे घर चलने के लिए कहेंगे, लेकिन अब से हम यहीं रहेंगे, प्लीज़। सुमित ने कहा, तुम्हारे कहने से पहले ही वहाँ तुम्हारी आंटी और अंकल ने ऑर्डर दे दिया है कि हम यहीं रहेंगे, इसलिए हम यहीं रहेंगे। मौनी खुशी से बोली, ठीक है। मौनी ने पूछा, आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए राम जी? क्योंकि मुझे ऑफिस के काम से ज़्यादा अब अपनी पत्नी के साथ बहुत काम है, इसलिए। यह कहकर सुमित ने कमरे की लाइट बंद कर दी। इस तरह दोपहर में बंद दरवाज़ा शाम 6 बजे खुला। मौनी सुमित की बाहों से ज़बरदस्ती छूटकर वॉशरूम में चली गई और जाते हुए सुमित को 4 थप्पड़ मार कर गई। क्या आपको अकल है? आप क्या सोच रहे हैं? हम कहाँ हैं? हम आंटी के घर पर है। अभी तक बाहर निकले बिना कमरे में ही रहे तो वे क्या सोचेंगे? सब बेशर्मी के काम एक बार थक गए तो बस चिपक ही जाते हैं। मौनी सुमित को अपनी मर्जी से कोसते हुए वॉशरूम में घुस गई। मौनी की गालियाँ आराम से सुनते हुए सुमित करवट लेकर लेट गया और मुस्कुराता रहा। मौनी फ्रेश होकर आई, चूड़ीदार पहन लिया तो सुमित उसे गंभीरता से देखते हुए बोला, यह क्या ड्रेस है? साड़ी पहनो। अब साड़ी क्यों? मौनी ने कहा, क्यों क्या? तुम्हें नहीं पता क्यों? रात के लिए अच्छी रहेगी, हम दोनों के लिए। सुमित ने कहा, बेशर्म कहीं के, अभी तक छोड़ा नहीं और फिर रात। पहले ही रात हो गई है, अगर एक और बार रात कहा तो मैं आपको मार डालूंगी। यह कहकर उसने शीशे के पास रखी कंघी उठाकर सुमित की तरफ फेंक दी। सुमित ने उसे अच्छे से पकड़ लिया और उसे किनारे पर रखकर खुद तौलिया लपेट लिया। फिर वह मौनी के पीछे आया और उसे गले लगाकर बोला, इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो, प्लीज़ मेरी जान साड़ी पहन लो। और सुमित मौनी को मनाते हुए प्यार करने लगा। तुम कितना भी बहाना बना लो, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। सुमित ने पूछा, क्यों? क्योंकि यह कहते हुए उसने अपनी गर्दन पर सुमित के दांतों के निशान, अपनी कमर पर उसकी उंगलियों के निशान दिखाए और कहा, इसलिए। और फिर उसने अपनी ड्रेस ठीक कर ली। यह देखकर सुमित बिना शर्म के शर्माते हुए बोला, मतलब तुम इतना प्यार करोगी तो क्या करो, इसलिए तो ये निशान पड़ गए। और उसे पीछे से गले लगाकर बोला, मेरी जान इसलिए साड़ी नहीं पहन रही हो? मौनी बोली, नए दूल्हे को दिन का पता नहीं चलता, तुम्हारी भी यही हालत है। सुमित ने हंसते हुए कहा, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं भी तो वैसा ही हूँ। हमारी शादी को कितने महीने हुए हैं, अभी तो हमारे बीच सब कुछ खत्म होकर 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमेशा बेशर्मी की बातें करते हो। पहले तुम फ्रेश होकर आओ, मैं आंटी के पास जा रही हूँ। मौनी ने सुमित को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके धक्का देने से थोड़ा पीछे हटे सुमित ने कहा, कहाँ जा रही हो? तुम कहीं भी जाओ, लौटकर तो तुम्हें हमारे कमरे में ही आना है। और सुमित हंसते हुए फ्रेश होने चला गया। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।